नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है वो बिहार पुलिस PYQ। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको कहना तो सही नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा प्रीवियस भी नहीं है ये। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस अग्निशमन सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 27 मार्च 2022 को पहले शिफ्ट में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पूरे डिटेल से कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो आगे भी जो पेपर मैं लाऊंगा ये इसी तरह से एग्जाम का रियल पेपर होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हो, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर सेट लगाने का दोस्तों लाभ यह होता है ना कि क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो प्रश्न मैं इसमें कराऊंगा वो आपको रिपीट आपके एग्जाम में मिल जाए, इसको कहना कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिपीट होते ही रहते हैं प्रश्न। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है दोस्तों मंगल ग्रह। सौर मंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह और बुध के बाद मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से संसद द्वारा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का संबंध उपबंध करता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के संबंध में पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल नीनो शब्द है। तो एल नीनो शब्द जो है ये स्पेनिश शब्द है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब लिटिल बॉय या क्राइस्ट चाइल्ड होता है। जब पूर्ण उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र अल नीनो में तटीय जल मार्ग गर्म हो जाता है, तटीय जल जो है गर्म हो जाता है, जो कि विशिष्ट क्षेत्र और वैश्विक मौसम पैटर्न को बाधित कर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसानों द्वारा एक वर्ष में विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है दोस्तों सुविकसित सिंचाई प्रणाली। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण सुविकसित सिंचाई प्रणाली की उपलब्धता है। किसानों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुफसली कृषि का प्रयोग किया जाता है। बहुफसली खेती का अर्थ है एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसलें उगाना। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और इसकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और उसको लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए तथा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, परंतु इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, के सिवान अध्यक्ष किसके थे? तो ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। अंतरिक्ष वैज्ञानिक के सिवान जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे।
इन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जाना जाता है। वर्तमान में दोस्तों इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अगर करंट अफेयर में आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर आप दे सकते हो। वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। इन्होंने 2007 से लेकर 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, जो 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु जो है ये गंगा नदी पर है। राजेंद्र सेतु या मोकामा पुल गंगा नदी पर स्थित है और यह बिहार में लगभग 2 किलोमीटर लंबा रेल सह सड़क पुल है, यानी रेल के साथ साथ सड़क पुल भी है, जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो इसे बदलने की दर को जो है बल आघूर्ण कहते हैं। रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण उस बल का माप है जो किसी वस्तु को एक अक्ष के चारों ओर घुमाने का कारण बन सकता है। बल आघूर्ण या तो स्थिर या गतिशील हो सकता है और इसकी इकाई जो होती है ये इकाई होती है न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये युक्ति है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। कुछ और यंत्र हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे, जैसे कि विद्युत मोटर है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत इस्त्री जो है यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब जो है दोस्तों यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत गीजर जो है विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो यह है दोस्तों प्रमेय है। प्रमेय को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। प्रमेय वे कथन हैं जो परिभाषाओं, स्वयं सिद्धों एवं पूर्व सिद्ध कथनों और निगमनात्मक तर्कों द्वारा करके सिद्ध किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में हैं? तो घनानंद की रचनाएं जो हैं ये ब्रज भाषा में हैं। घनानंद की रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। वे हिंदी भाषा के रीतिकाल के कवि हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय की शिक्षा ली। वे जीवन पर्यंत राधा कृष्ण संबंधी गीत, कवित्त सवैया लिखते रहे। घनानंद की रचनाएं सुजना हित, कृपाक निबंध और वियोग बेली, परमहंस वंशावली ये सभी हैं। हमारा अगला प्रश्न अंग्रेजी का है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर, चूज फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। मतलब विकल्प में दिए गए अंग्रेजी के जो भी इसमें उपयुक्त शब्द हैं उससे भरकर इस वाक्य को पूरा करना है। दिया गया है आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही, तो इसमें दोस्तों आएगा कैम। सही वाक्य इस प्रकार होगा कि आई वेटेड हिम अंटिल ही कैम। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि प्रथम भाग पास्ट टेंस में होने के कारण दूसरे भाग को भी पास्ट टेंस में रखना होगा। हैड कैम का प्रयोग तब होता है जबकि एक क्रिया पहले समाप्त हो जाती है और दूसरी क्रिया उसके तुरंत बाद, पर दिया गया वाक्य ऐसा है नहीं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्यशील पूंजी। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, जिसका उपयोग श्रमिकों के वेतन का भुगतान करने और दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर होने के लिए जागरूक करना है। वर्ष 2002 की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
अगला प्रश्न है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज को यानी जाति की उत्पत्ति पुस्तक को चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई थी। नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन ने 1859 में प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया और अपनी पुस्तक जीव जाति का उद्भव यानी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोन्टेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसको आप ध्यान में रखेंगे। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोन्टेरा का नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। यह स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद के मोन्टेरा में स्थित है। इस स्टेडियम में 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है लू। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं लू कहलाती है। ये हवाएं थार रेगिस्तान से मई और जून के महीनों में विशेष रूप से चलती है। लू के समय तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके संपर्क में आने से सामान्यतः आंखों में जलन, अचानक बेहोशी और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन के साधन कौन से हैं? तो ये है दोस्तों श्रम साधन। तो भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन श्रम है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है: पूंजी, श्रम, भूमि और उद्यमिता। उद्योगों के लिए कुशल श्रमिकों की संख्या गतिशील है तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में उपलब्ध है। अगला प्रश्न हिंदी का है दोस्तों, अग्नि का विशेषण शब्द बताना है। तो अग्नि का विशेषण शब्द अग्नेय हो जाएगा। अग्नि का विशेषण अग्नेय है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताता है। हमारा अगला प्रश्न है, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये थी वीएस रमा देवी। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी। उनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 की अल्प अवधि तक रहा था। भारत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपनी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त करता है तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने का दायित्व निभाता है। वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये हैं राजीव कुमार। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग रूस में किया गया था। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवाद समाजवाद की परम परिणति है। साम्यवाद एक ऐसा सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन है जो राजनीतिक संस्थानों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन तथा मानव की पहचान और उसके कल्याण के लिए समुदाय के महत्व पर जोर देता है। साम्यवाद के अनुसार सार्वजनिक निर्णय लेने का अवांछनीय लक्ष्य एक स्वस्थ समुदाय है जिसमें व्यक्तिगत चुनाव के विकल्पों की अधिकता न हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाले ब्याज की दर होती है। तो ये ब्याज दर होती है थोड़ी सी ज्यादा। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। साहूकार वह समूह या व्यक्ति होता है जो व्यक्तिगत तौर पर कर्ज मुहैया कराता है। वह बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से अलग होता है और उनसे अधिक ब्याज वसूलता है। वह बैंक रहित क्षेत्रों में कर्ज देने में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है परासरण। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल के अणु एक चुनिंदा पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च जल सांद्रता वाले क्षेत्र
से कम जल सांद्रता वाले क्षेत्र में फैलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है? तो ये बताना है दोस्तों। तो सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S की परत बन जाती है। सिल्वर क्लोराइड AgCl को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका उपयोग जो है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का प्रयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl, इसको हॉर्न सिल्वर कहा जाता है और फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में उपयोग होता है। और जो सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसका उपयोग वोटिंग स्याही बनाने में होता है। मतदान के समय जो निशान लगाते हैं उस स्याही में किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय। हिरोशिमा कविता के रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। यह कविता अज्ञेय द्वारा 1959 ईस्वी में प्रकाशित अरि ओ अरुणा प्रभा में काव्य संग्रह में संकलित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? तो ये होती है जनता में। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी प्रतिनिधि को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तथा उसे विधायिका का सदस्य बना सकती है। अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दी थी लोकतंत्र की। अगला प्रश्न है, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है लौह अयस्क के लिए। मयूरभंज खान लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। ये ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। लौह अयस्क चट्टानें एवं खनिज हैं जिनसे धात्विक लोहे तथा आर्थिक निष्कर्षण किया जा सकता है। भारत में कुड़प्पा तथा धारवाड़ की अवसादी एवं आग्नेय शैलों में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इसमें मैग्नेटाइट, हीमेटाइट एवं सिडेराइट और लिमोनाइट प्रमुख लौह अयस्क हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका मुख्य थी? तो बस्तर आंदोलन में गुडाधुर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बस्तर आंदोलन में आदिवासी नेता गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। बस्तर आंदोलन को भूमकाल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। यह आंदोलन 1910 में मध्य भारत में बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ किया गया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है गणित का दोस्तों, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है 1, तो ये होती है पूर्णांक संख्या। तो इसको हमने इसलिए ले लिया क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट में था। बाकी गणित के सवाल को मैं स्किप कर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना काफी मुश्किल होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो ये है दोस्तों दूध के उत्पादन से संबंधित। श्वेत क्रांति दूध के अधिक उत्पादन से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में प्रारंभ हुआ था और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध एक सामाजिक उद्यमी थे जिनके बिलियन लीटर आइडिया ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी फार्मिंग को भारत में सबसे बड़े आत्मनिर्भर व्यवसाय और सबसे बड़े ग्रामीण रोजगार क्षेत्र में बदल दिया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय करनाल हरियाणा में स्थित है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये थे वॉशिंगटन। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वॉशिंगटन थे। अमेरिकी क्रांति एक वैचारिक और राजनीतिक क्रांति थी। अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध 1775 से 83 के मध्य लड़ा गया था।
पेरिस की संधि द्वारा 1783 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने और प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो अनुच्छेद 148 में यह प्रावधान दिया गया है दोस्तों, इसको आप एकदम ध्यान में रखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां 149 अनुच्छेद में दी गई है और यहां से लेकर के 151 तक इनके बारे में ही बताया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक समस्त वित्तीय प्रणाली पर नजर रखता है तथा कार्यपालिका के वित्तीय आदान प्रदान का औचित्य एवं अनौचित्य तय करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? तो सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाले थे पुर्तगाली। 15वीं शताब्दी में हिंद चीन पहुंचने वाले सबसे पहले व्यापारी पुर्तगाली थे। इनके पश्चात डच, अंग्रेज, डेनिश तथा फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 15वीं शताब्दी के बाद और 17वीं शताब्दी के पहले के मध्य भारत में व्यापार के प्रारंभिक उद्देश्यों से प्रवेश करने वाली इन यूरोपीय कंपनियों ने यहाँ की राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक नियति को लगभग 350 वर्षों तक प्रभावित किया। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय राज्य में। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मावल्यानांग जो गांव भारत के मेघालय राज्य में पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित है। वर्ष 2003 में डिस्कवर इंडिया के द्वारा इसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा दिया गया। इसे भगवान का बगीचा के रूप में भी जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित 5 प्रयाग में से एक है। उत्तराखंड 5 प्रयाग निम्नलिखित हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे। पहला है विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर है ये। दूसरा है नंद प्रयाग जो कि नंदाकिनी, यहाँ मंदाकिनी होगा दोस्तों, जो कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर है। फिर है कर्ण प्रयाग जो कि अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर है। फिर आता है रुद्र प्रयाग जो कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर है। देवप्रयाग जो है भगीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत की कर्क रेखा पर अवस्थिति और यहाँ के स्थल रूपी प्रभाव के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है, जबकि थार का मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु में तप्त होकर निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को आकृष्ट करता है। ये हवाएं पूरे भारतवर्ष में वर्षा का कारण बनती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण कहाँ किया जाता है? तो इसका श्रवण किया जाता है दोस्तों अग्न्याशय के द्वारा। इंसुलिन हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, इसका श्रवण अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन का ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश देता है। इसकी अनुपस्थिति से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है।
बर्फ ठोस होती है लेकिन यह पानी पर तैरती है क्योंकि पानी के अणु जमने पर फैलते हैं और खुले पिंजरे जैसी संरचना बनाते हैं, जिससे बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। किसी दिए गए द्रव्यमान के लिए बर्फ का आयतन तरल पानी की तुलना में अधिक होगा, अतः बर्फ हल्की होने के कारण जल में तैरती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वस्तुओं या व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो वस्तुओं और सेवाओं के लिए आवश्यक है भूमि और श्रम, भौतिक पूंजी। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक भूमि, श्रम एवं भौतिक पूंजी और उद्यमिता है। उत्पादों को फर्म के आर्थिक विकास का विस्तार करने के लिए कुशल तरीके से इन कारकों का उपयोग करना चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादकों की नई तकनीक अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो ये HN बहुगुणा है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। वे अविभाज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत का जो उप प्रधानमंत्री होता है, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तकनीकी रूप से यह एक संवैधानिक पद नहीं है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और दिए गए विकल्पों में से देवीलाल, मोरारजी देसाई और लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी जो है उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये है वूलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। कुछ अन्य झील है। भीमताल झील जो है दोस्तों, ये उत्तराखंड में है। लोकटक झील मणिपुर में है और नैनीताल झील उत्तराखंड में है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जो प्रत्यक्ष ध्वनि के कुछ देर बाद श्रोता के कानों तक पहुंचती है। सामान्यतः मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का अंतराल होता है, यानी कि 1/10 सेकंड का। प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी की आधी अर्थात 17.2 मीटर होनी आवश्यक है दोस्तों। परावर्तित ध्वनि सुनने के लिए जो है 17 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद होगा युद्ध जोड़ स्थिर। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद होता है युद्ध जोड़ स्थिर, जिसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन तथा व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर रेखांकित पद है दोस्तों कालिंदी। कालिंदी का अर्थ होता है यमुना। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कालिंदी का अर्थ यमुना है। यमुना के अन्य पर्यायवाची आप ध्यान में रखेंगे। रवि तनया, भानुजा, कालगंगा, कृष्णा, अर्कजा, अर्कसुता, जमुना, सूर्यसुता आदि, ये सभी जो हैं यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है और संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो ये उन्मुख और सम्मुख जो है ये सुमेलित नहीं है।
दिए गए विकल्पों में से उन्मुख सम्मुख विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। उन्मुख का विलोम विमुख होता है। बाकी उन्नति का अवनति होता है, इति का अर्थ होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किसमें होता है? तो साइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है नींबू में पाया जाता है मुक्त रूप से। साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप से जो है नींबू में मौजूद होता है। इसका एक विशिष्ट खट्टा स्वाद होता है। नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है, जिसे आमतौर पर विटामिन सी के रूप में जाना जाता है। इमली में टार्टरिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड और सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक न केवल लाभ कमाने वाले व्यवसायों और व्यापारियों को, बल्कि लघु उद्योगों और छोटे उधारकर्ताओं आदि को भी ऋण देते हैं। बैंकों को समय समय पर यह बताना होता है कि वो किसको और कितना और किस ब्याज दर पर उधार दे रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो यह है ग्रेफाइट। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग किया जाता है। स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट एक ऐसा पदार्थ है जो दो गतिशील सतहों के बीच लगाया जाता है, ताकि उनके बीच घर्षण कम हो जाए और कार्यकुशलता में सुधार हो। ग्रेफाइट स्लेटी रंग का चमकदार पदार्थ होता है। यह कार्बन का अपर रूप है। अगला प्रश्न अंग्रेजी का है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। शी रिटर्न होम एंड, तो यहाँ पर एंड ही होगा दोस्तों, एंड ओपनड द डोर। एक ही प्रकार की दो क्रियाओं को जोड़ने का कार्य एंड करेगा। सिंस का प्रयोग जब कंजक्शन के रूप में हो तो इसके बदले क्लाउज को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना चाहिए, और इसके बाद क्लाउज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अंटिल जो होता है दोस्तों, अप टू द टाइम और इवेंट मेंशन्ड, यानी कि समय का जो है ये बताने के लिए किया जाता है। और बिकॉज का प्रयोग किया जाता है फॉर द रीजन व्हाट दैट। अगर कारण बताना हो तो वहां पर बिकॉज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न विज्ञान का है, मनुष्यों में खाली स्थान आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मनुष्यों में छोटी आंत जो होता है दोस्तों, क्षुद्रांत, ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, लंबा भाग। मनुष्यों में क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और इसकी लंबाई जो है लगभग 6 मीटर यानी कि 20 फीट होती है। यह एक नलिका जैसी संरचना है जो आमाशय से गुदा तक जाती है, और यह अधिकतम पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वाधिक पाचन जो है भोजन का इसी में होता है। यह 3 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग होता है ग्रहणी, दूसरा भाग होता है लंबी और कुंडलित जेजुनम, और तीसरा भाग होता है अत्यधिक कुंडलित इलियम। तो इसको डेडुनम, जेजुनम और इलियम के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इलियम जो है ये बड़ी आंत में खुलता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका बहुवचन होगा वस्तुएं। वस्तु शब्द बहुवचन रूप वस्तुएं होता है। वस्तु शब्द का बहुवचन रूप जो है वस्तुएं होता है। संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये दोस्तों बिहार राज्य में लोकप्रिय है। मधुबनी लोक चित्र शैली बिहार राज्य में लोकप्रिय है। इसका मुख्य केंद्र बिहार के मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव है। इस चित्रकला शैली में कैनवास पर रामायण के दृश्य और हिंदू देवी देवताओं के चित्र चित्रित किए जाते हैं। मधुबन पेंटिंग की प्रसिद्ध कलाकार महासुंदरी देवी है। इनका भी नाम आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो इसको हिमाद्री कहा जाता है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटियों से युक्त सबसे निरंतर सीमा है।
जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर होती है। इसकी प्रमुख चोटियां हैं जैसे कि एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा आदि। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। तो ऑप्शन से जो है फॉलो करता हुआ जो सही विकल्प है इसको चुनना है। हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। गुरु रविदास से दीक्षा किसने प्राप्त की थी? तो ये किया था रानी झल्ली ने। इट वॉज रानी झल्ली हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। ये जो है रानी झल्ली थी जो कि रविदास से दीक्षा ली थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सही प्रीपोजिशन चुनना है। द साउंड कैम डैश द रूम। तो इसमें फ्रॉम का प्रयोग होगा दोस्तों। इसका अर्थ होता है से। तो साउंड कहां से आ रहा है? तो रूम से आ रहा है, कमरे से आ रहा है आवाज। पूरा वाक्य इस प्रकार है, द साउंड कैम फ्रॉम द रूम। फ्रॉम का प्रयोग जो है अलगाव बताने के लिए तथा किसी वस्तु या व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अगर बर्ड मैन ऑफ इंडिया पूछ ले दोस्तों तो सलीम अली होगा। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन होगा। और इस तरह से जो है कुछ मैन ऑफ इंडिया होता है, जैसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली हो गए। आइए इसके विस्तार से देखें। जादव मोलाई पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वे एक पर्यावरणविद और जोराहाट के वानिकी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक सैंड बार पर पेड़ लगाए और उन्हें जंगल में बदल दिया। यह जंगल माजुली द्वीप पर स्थित है और इस जंगल का नाम इसके नाम पर मेलाई वन रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रहों की गति का संचालन होता है। तो ये होता है कैप्लर के नियम द्वारा। ग्रहों की गति का संचालन कैप्लर के नियम द्वारा होता है। कैप्लर के अनुसार सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्तीय होती है, यानी कि ऐसी होती है, ऑप्टिकल, तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है। कैप्लर के ग्रहों की गति के 3 नियम इस प्रकार से हैं। पहला नियम है, ग्रह की सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समानांतराल यानी समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ क्षेत्र के घन के समानुपाती होता है। और तीसरा नियम है, किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध मुख अक्ष के समानुपाती होता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न अंग्रेजी का है। इसमें जो है वही चुनना है, सही विकल्प को चुनना है। तो बेलिकस का जो हो जाएगा दोस्तों, बेलिकॉज का, ये एग्रेसिव हो जाएगा। बेलिकॉज का अर्थ होता है झगड़ालू या युद्धप्रिय व्यक्ति, और बेलिकॉज का भी जो है समान ही अर्थ होता है। बाकी ऑप्शंस में जो है कंफर्टेबल दिया गया है। इसका अर्थ होता है आरामदायक, काम का अर्थ होता है शांत, और सेड का अर्थ होता है उदास। अगला प्रश्न है, 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है दोस्तों स्नायु से। 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से स्नायु द्वारा जुड़ी होती है। स्नायु यानी कि लिगामेंट एक रेशेदार संयोजी ऊतक होता है जो 2 हड्डियों को जोड़कर एक जोड़ बनाता है। कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है और पेशी को पेशी से जोड़ने का काम जो है प्रवर्णी करती है। इसको सेलेक्सर कहा जाता है दोस्तों अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। भारत में मात्र केरल और पुदुचेरी में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक बनाना तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समयबद्ध तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।
इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी तथा वर्ष 2018 में इसे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा अभियान में विलय कर दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो ये थी दोस्तों पेनिसिलिन। सबसे पहले खोजी गई जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी। इसकी खोज वर्ष 1928 में स्कॉटिश चिकित्सक वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होता है, जिसे पेनिसिलियम नेटेटम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो इसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सौर सेल को बनाने में अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है, जैसे सिलिकॉन, कैडमियम और गैलियम सेलेनाइड आदि। सौर सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, मूली एक रूपांतरित, तो ये जो है मूल है, मूली एक रूपांतरित मूल है। मूली तुर्क रूपी जड़ है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए मूसला जड़ मांसल हो जाती है। तर्क रूपी मूसला जड़ में मध्य भाग फूला तथा ऊपर से नीचे का सिरा पतला होता है। तो कुछ मूली की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों, ये इसके ऊपर में जो है पत्तियां लगी होती है। तो यही कहा जा रहा है यहाँ व्याख्या में। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सही विकल्प को चुनकर खाली स्थान में भरना है। ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे। तो ही एंड आई वेयर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ही एंड आई जब दो नाउन अथवा प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो है यहाँ वेयर का प्रयोग होगा, जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अगला प्रश्न है, भारत में है। तो भारत में एक बहुदलीय व्यवस्था है दोस्तों। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था का प्रावधान है। बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया के अभिन्न अंग होते हैं। मूलतः भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जो है दल बदल के आधार पर निर्भरता जोड़कर राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है पेसिव वॉइस बताना है। द बुक वाज रीड बाय हर का एक्टिव वॉइस क्या होगा? तो इसका एक्टिव वॉइस होगा दोस्तों सी रीड द बुक। पैसिव वॉइस हो जाएगा द बुक वाज रीड बाय हर, और एक्टिव वॉइस होगा सी रीड द बुक। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कुंवर नारायण हैं। इस कविता में कवि ने एक वृक्ष के जरिए पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यवस्था को प्रकट किया है। अगला प्रश्न है, किस समूह के सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं? तो इसमें रात्रि, रजनी और निशा जो है ये सभी जो है रात के पर्यायवाची हैं। रात के पर्यायवाची शब्द होते हैं रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, राका, यामिनी, निशिथ, सरवरी, निशिभिनी आदि। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों साक्ची, बिहार में। अब यह हालांकि झारखंड में है। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना उत्तर पूर्व भारत में सिंह भूमि क्षेत्र में गांव साक्ची, बिहार में की गई थी। इसे जमशेदजी टाटा ने एक नियोजित इस्पात शहर के स्थान के रूप में चुना था, जो कि 1919 में जमशेदपुर बन गया। वर्तमान में यह झारखंड राज्य में स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अपना बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था।
इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। तो इसमें वायवीय विखंडन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु डाइकोलोसिस प्रक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के निर्माण के साथ ऊर्जा छोड़ता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग, नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार द्वारा स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। तो हिंदी में जो दिया गया वाक्य है इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन सही वाला कौन सा है ये बताना है दोस्तों। भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका जो करेक्ट ट्रांसलेशन होगा ये होगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित है? तो नाइट्रोजन दोस्तों सबसे अधिक यानी 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% उपस्थित है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियोन, जेनॉन आदि गैसें उपस्थित रहती है। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन की उपलब्धता में असंतुलन देखा जा रहा है। नाइट्रोजन के स्तर में गिरावट या कमी लाने वाले कारकों में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में वृद्धि और ग्लोबल वार्मिंग आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का क्या लाभ है? तो इसका लाभ है जीवन मूल्यों का विकास। जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ जीवन मूल्यों में का विकास है। मूल्य हमारे व्यवहार या नैतिक आचार संहिता का महत्वपूर्ण अवयव है। ये मूल्य ऐसे पदार्थ या मानक होते हैं जो किसी समाज या संगठन या फिर व्यक्ति के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आए थे? तो भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद आए थे शक और हूण। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद शक एवं हूण भारत आए। भारत पर ग्रीक आक्रमणकारियों के बाद पहलव यानी पार्थियन, शक और कुषाण भारत पर आक्रमण किए। भारत में पुष्यमित्र शुंग के काल में डेमेट्रियस ने आक्रमण किया। डेमेट्रियस को भारत में यूनानी राज्य का संस्थापक माना जाता है। पहलव शासकों में महानतम शासक गोंडोफर्निज था। भारत में मिथेडेट्रस प्रथम शक आक्रमणकारी था। भारत में कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस हैं। हूण आक्रमणकारियों में तोरमान, मिहिर कुल आदि प्रमुख हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो यह है दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि रासायनिक परिवर्तनों का कारण होता है। जल का जमना, चीनी का पिघलना और लवण का क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के आकार, अमाप, रंग तथा अवस्था जैसे कि गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इसमें से ज्वार रबी फसल नहीं है। गेहूं, सरसों, चना रबी फसलें हैं, जबकि ज्वार रबी की फसल है।
रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। जबकि खरीफ फसल को देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। इसकी मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि हैं। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 ईस्वी में ब्रिटिश वकील पीटर बेनेसन और एरिक बेकर के द्वारा की गई। इसका मुख्यालय लंदन में है। यह मानवाधिकार की रक्षा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थान है। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था, जिसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान का जमकर विरोध किया था। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीडीपी से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से है। सकल घरेलू उत्पाद एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का आंतरिक मौद्रिक मूल्य है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान मुख्य रूप से 3 व्यापक क्षेत्रों कृषि, उद्योग और सेवाओं में बांटा गया है। जीडीपी को बाजार की कीमतों पर मापा जाता है और गणना के लिए एक आधार वर्ष होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। कभी कभी एक व्यक्ति किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न तो है, परंतु वह उसकी योग्यता और प्रयास के अनुसार पूर्ण रोजगार नहीं दे पाती। इस प्रकार यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति रोजगार युक्त होता है लेकिन इच्छित क्षमता के अनुरूप नहीं। अतः बेरोजगार न होते हुए भी अल्प बेरोजगारी प्रायः उपलब्ध रोजगार के लिए प्रतियोगिता करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो सही विकल्प है, संतोष यादव अपनी महाविद्यालयी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये की थी दोस्तों जयपुर से। संतोष यादव अपनी महाविद्यालयी शिक्षा जयपुर से प्राप्त की थी। संतोष यादव एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला हैं। इनका जन्म भारत के हरियाणा राज्य में हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम महिला जो है जुनको तेबई हैं, जो जापान की हैं दोस्तों। इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कोलकाता में। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कोलकाता मेट्रो में बनाया गया। यह दक्षिणेश्वर के गरिया के पास कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 31.365 किलोमीटर है, जिसमें 26 स्टेशन और 15.70 किलोमीटर भूमिगत खंड हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा वर्ष 1954 से 1968 के मध्य शुरू किया गया था। यह आंदोलन अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ नस्लीय भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ एक आंदोलन था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो यह फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म फ्रांस की क्रांति ने दिया। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था।
फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। 19वीं शताब्दी तक आते आते परिणाम युगांतकारी सिद्ध हुए। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये शहनाई बजाते थे दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के प्रख्यात शहनाई वादक थे। 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। वह संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। संविधान में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च गरिमा और प्रतिष्ठा वाला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था दोस्तों ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफिया की 28 जून 1914 को सेरोजेवो में हत्या होना था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समापन पर पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन 1919 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों ये थी अभी की क्लास और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक और पेपर को कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। तो ठीक है दोस्तों, जब तक अगली क्लास में मिलता हूँ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।